नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। पुलिसिया तंत्र या कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो जब बाहुबलता या धन से प्रभावित हो जाती है तो वहाँ पे लाइव बिहार बीच में आता है और उन कमज़ोर लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास करता है जिनकी बात थाना नहीं सुनता या सामने वाली पार्टी अपने धनबल से प्रक्रिया को प्रभावित करके किसी पर बेअर्थ जुल्म ढाने का प्रयास करती है। ऐसे ही एक परेशान व्यक्ति आज फिर हमारे ऑफिस में पहुंचे हैं। इनका नाम है ललन जी। ये SIS सिक्योरिटीज़ में ड्राइवर का काम करते हैं। इनके साथ इनके बेटे हैं और इनके साथ जो अमानवता हुई है उसे जब आप इस स्टोरी में नज़दीक से समझेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। मगर हाँ, ये हमारा बिहार है, ये ऐसा ही बिहार है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन के काम करने का तरीका भी कुछ ऐसा है और कानूनन प्रक्रिया के आगे बढ़ने का सिस्टम भी ऐसा है कि आपको बेबसी और दुख के अलावा कुछ और हाथ लगते लगते इतना देर हो जाएगा कि आपके अंदर से खुशी का एहसास भी ख़त्म हो जाए। ललन जी, क्या हुआ था? जो कुछ भी घटना हुई, कैसे उसकी शुरुआत हुई और क्या क्या हुआ, स्टार्टिंग से एकदम बताइए। जी, मैं पिछले 2020 में घर आया लॉकडाउन के अवसर पर। इसके बाद बिजली के तार के संबंध में झगड़ा, हमारे घर पर मारपीट हुई। थाना पर हमने गए। थाना पर जो बड़ा बाबू अधिकारी थे उन्होंने हमको बताया कि आपने पहले इलाज करवाइए और इसके बाद FIR लिखाएगा। बिजली के लिए क्या मारपीट हुई, थोड़ा विस्तार से बताइए कि क्या घटनाक्रम हुआ। बिजली का केबल जो था, उन लोगों ने, दबंग आदमी है, उन लोगों का कहना है कि हम जो कहेंगे वही हिसाब से चलना है। बिजली का लाइन काट दिए हमारा, जबकि मैं बिजली बिल दे रहा हूं सरकार को, फिर भी मेरा लाइन काट दिए। लाइन काटने की वजह में मैंने जय साहब को फ़ोन किया। जय साहब ने अपना मिस्त्री को भेजे, मिस्त्री आकर केबल को जोड़ दिया। तो उन लोगों को गुस्सा हो गई इस बात का कि मैं अगर जो बिजली का केबल के पर्पस से निकालता तो मुझे कुछ आमद होती। तो ये रंगदारी लेने के चक्कर में हमारे दरवाजे पर मिस्त्री जो आया था उसके साथ मारपीट होने लगी और मैं उसको बचाने के लिए गया तो हम लोगों पर टूटकर मारपीट करना शुरू कर दिया। जब हमारी पत्नी गई तो उन लोगों के भी कपार फोड़ दिया, जो कि हमारे पास उनका फोटो वोटो सब कुछ अवेलेबल है। मैं थाना उना को सब कोई को दिखाया सुनाया। इसके बाद थाना ने मुझे ललन जी ने वो फोटो मुझे दिया है, मैंने देखा है, मगर YouTube का गाइडलाइंस कहता है कि ऐसी कोई भी तस्वीर आप नहीं डाल सकते जिसमें खून है या जिसको देखकर किसी का दिल दहल जाए। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ब्लर करके दिखाएं, आपको सिर्फ लाल नज़र आएगा। ललन जी और इनकी पत्नी का सर फटा था। उसके बाद क्या हुआ ललन जी? इसके बाद हम लोगों इस हॉस्पिटल में जगह गए, दरियापुर PSC में गए इलाज कराने के लिए। तो जो स्थिति नाजुक देखकर हुआ के जो चिकित्सा थे, पटना PMCH रेफर कर दिए हमारी पत्नी को और हम लोगों पूरे परिवार पटना चले आए एम्बुलेंस के सहारा से। एम्बुलेंस से जब आए पटना रेफ़र कर दिए, वहाँ से इलाज कराए 5 दिन रहकर। अब 5 दिन रहकर इलाज कराए। इलाज कराने के दौरान में फिर अपना घर हम गए। घर गए तो विपक्षी लोग ने इधर उधर अपना कह रहे थे कि केस कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। अंधकार में डालकर मुझे केस को बढ़ाकर मुझे गिरफ्तारी करवा दिए। इससे पहले ललन जी ने एक केस दर्ज किया जिसकी कांड संख्या है 191/21 191/20। सामने से काउंटर केस होता है लगभग 12 दिन के बाद। उसकी संख्या है 211/20। सारा FIR का कॉपी कागज वगैरह ये लेके आए हैं। एडिटिंग में हम आपको जोड़ के दिखा देंगे। और इनका कहना है कि जब इन्होंने मतलब इतने लहूलुहान हो गए थे कि अस्पताल चले गए, इनकी बेटी से थाने वालों ने केस दर्ज कराया और माथा इतना फटा हुआ था कि दरियापुर PHC इनको PMCH पटना रेफ़र करता है, फिर भी उस केस में 307 नहीं लगाया जाता है। और जब सामने वाला अपने प्रभाव से काउंटर केस दर्ज कराता है, ये बोल के कि हम तो मैनेज कर लेंगे, फिर भी काउंटर केस दर्ज कराता है तो उसमें 307 लगा होता है। पुलिस आती है और आपको गिरफ्तार करके ले जाती है। रात में अपने घर ले जाती है। जब हम लोग जेल चले जाते हैं, 4 परिवार घर पर रह जाता है तो चारों परिवार को बार बार साइड से इधर उधर से धमकी दे रहा है विपक्षी पार्टी हमारे। फिर भी हमारा बच्चे लोग इधर उधर भटक कर अपना किसी तरह से समय बिताए। जब हम जेल से वापस आए, जेल से 6 महीने के बाद वापस आए, तो इसके बाद इधर उधर से सुराग मिलती है कि 2-4 दफ़ा और लाद देंगे इनके ऊपर, कि मतलब किसी तरह से घर छोड़कर, गांव छोड़कर इनको भागना पड़ जाएगा। हर तरह से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। मैं इसके लेकर
जितने बड़े पदाधिकारी हैं सभी के पास स्पीड पोस्ट किया। इसके आज तक इससे पहले ये भी बताते चलिए कि एक जांच की प्रक्रिया भी हुई, डीएसपी साहब भी आए, उसमें क्या कुछ पता चला? जी, डीएसपी साहब जब आए जांच जो किए तो जांच में आर्म्स एक्ट जो था उसके बारे में पूछताछ किए। तो वो आर्म्स एक्ट के बारे में पूछे अगल बगल के लोगों से, तो उन लोगों ने बताया कि नहीं, फायर नहीं हुआ है। डीएसपी साहब ने पूछे कि किसी को खोखा बरामद हुआ है, उन्होंने कहा कि नहीं बरामद हुआ है। डीएसपी साहब आर्म्स एक्ट हटा दिए। इसके बाद डीएसपी साहब ने लिख दिए थे कि इंजुरी रिपोर्ट आने में धारा में परिवर्तन हो सकता है। अगर इंजुरी रिपोर्ट सही है तो ठीक है, अगर जो गलत है तो धारा इसको डाउन किया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। बाकी वहाँ का आईओ जो थे अशोक कुमार सिंह, उन्होंने आज तक ले उस धारा को कुछ परिवर्तन नहीं कर और सुपरविजन करके हमारे पर चार्जशीट डायरी कर जबकि इंजरी रिपोर्ट में यह आया कि कम घायल, सिंपल धारा सिंपल जी। है। आप चारों पर केस हुआ, आप पे, आपके बेटा पे, बेटी पे, अच्छा 2 बेटा 1 बेटी और पत्नी पे। जी जी जी। तो कहाँ हैं लोग? अभी जेल में है, बाहर है? जी नहीं, मैं जेल में गया था और 2 बच्चे किशोर न्यायालय से, इनका भी बेल हो गया। एक पत्नी और लड़की का जमानत नहीं हुआ, जो कि हाई कोर्ट में मैं बेल के लिए फाइल कर दिया हूँ। मेरा अब जब बहस हो जाए, निकल जाए, उसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, ये कौन है व्यक्ति, क्या करता है और क्यों ऐसा प्रताड़ना आपके साथ कर रहा है? ये शुरू से रंगदार टाइप के आदमी है, बदमाश टाइप के आदमी है, जिनको आज नाम क्या है? उनका नाम है विनोद कुमार पांडे। घर पड़ता है शीतलपुर कोठी, हमारे ही बगल में 100 मीटर के दूरी पर उनका घर पड़ता है। उनको काम यही है कि इधर उधर आदमी को परेशान करना। वो दबंग पड़ते हैं, वार्ड से जीते हुए हैं, पहले भी जीते हुए थे, इस बार भी जीते हुए हैं। इस बार उप मुखिया बन गए अपनी दबंगई की वजह से। आपका कहना है कि उन पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, जेल भी काट कर आए हैं। अपने नॉमिनेशन में उन्होंने ये सब कुछ भी मेंशन नहीं किया, बावजूद चुनाव लड़े और जीते। जी जी जी। उन्होंने नॉमिनेशन जब कराए तो नॉमिनेशन कराने के दौरान में अपना जो पीछे का उनका कर्म था उन्होंने छुपा कर उन्हें नॉमिनेशन कराया, जिसमें उसमें भी वो जीत गए। और जीतने के बाद जब बीडीओ साहब सिंबल अब कैसे दिए नहीं दिए मुझे जानकारी नहीं है। जो कि हम लोग बीडीओ साहब का आवेदन भी दिए थे, जो कि बीडीओ साहब उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं किए। इसके बाद फिर उसको सिंबल दे दिया गया, वो अपने दबंगई प्रवृत्ति के कारण से। और केस इसमें कोई भी एथी नहीं दिखाया गया कि हमारे ऊपर पिछले से कितना केस है, चाहे मैं सजा काट कर आया हूँ। आपने इस मामले की शिकायत या गुहार बहुत जगह पर लगाई है, कहाँ कहाँ लगाई और क्या रिस्पांस मिला? मैंने डीआईजी साहब को दिया, डीजीपी साहब को दिया, हर जगह मतलब दिया, प्रधान सचिव जी को दिया। बाकी इस पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। अनेक जगह मैंने दिया, जिसमें आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। आपके वाले केस का जब जांच हुआ 191 का, तो वहां पर ये नहीं जोड़ा गया कि आपका माथा फटा, आप सरकारी एक अस्पताल में गए, वहां से पटना रेफर किया गया? 191 में आज तक तो हमको लगबे नहीं करता है कि कोई पुलिस पदाधिकारी आए हम लोग के केस में जांच करने के लिए। चलिए जी, तो अब आगे क्या आप उम्मीद लगा रहे हैं, क्या चाहते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से क्या मांगेंगे सरकार? हम इस वीडियो के माध्यम से बड़े पदाधिकारी से आग्रह करते हैं कि गरीब आदमी को क्या इस धरती पर रहने का जगह नहीं है। और बड़े पदाधिकारी से मैं आग्रह करता हूं कि गरीब आदमी पर थोड़ा ध्यान देते हुए रहने का मौका दिया जाए। चलिए, तो स्थिति आप भी समझ सकते हैं। हमारे परिवारों में हुई ना हुई हो, हमने भी कहीं कहानी सुनी है, बातें सुनी हैं, तो कितना ये बेबस सा हालात हो सकता है, आप समझ सकते हैं इसको। और पुलिस प्रशासन जिस तरह से काम कर रहा है वो बेहद ही निंदनीय है। इसको सुचारू करने के लिए हम लोग भी अपने तरफ से प्रयास करेंगे, बात करेंगे और सरकार और प्रशासन के संज्ञान में देंगे कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि अगर सरकार, प्रशासन, शासन से ही किसी का भरोसा उठ गया तो फिर किसी राज्य या देश या धरती पर रहने का मतलब ही क्या रह जाएगा। कोई और बात अगर आप लोग के बीच छूट रही हो, आप कहना चाहते हो तो? यही कहना चाहते हैं कि बिना इंजरी के 307 लग गया, बिना इंजरी के डीएसपी साहब सुपरविजन किए और उसको एसपी मैडम प्रतिवेदन 2 बिना इंजरी के ही दे दिया गया। बिना इंजरी के चार्जशीट सबमिट किया कोर्ट में 3 महीने के बाद, पापा जब जेल में थे था।
तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो कमज़ोर लोग को दबाने का ये थी होती है। और जहाँ इंजरी थी, जहाँ सर फट गया था, जहाँ पीएमसीएच रेफर हुआ था, वहाँ कोई जांच ही नहीं होता है। कोई जांच ही नहीं होता है, कोई मतलब कि धारा ही वैसा नहीं लगता है कि जो कि उसको ये थी मतलब सजा मिल सके। तो पुलिसिया तंत्र और कार्य प्रणाली कुछ ऐसी है, बाकी आगे देखा जाए कि क्या कुछ होता है, लेकिन हमारी यह मुहिम जारी रहेगी। ऐसे आवाज़ जिन्हें कोई नहीं सुनता उसे लाइव बिहार उठाएगा। हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अपने कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रिया दें, और यह हम उम्मीद करेंगे कि अगर सरकार शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया इस परिवार की कुछ मदद की जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।